हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस SR क्लासेस के अंदर। फाइनली आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका ये लास्ट पार्ट है और इसके अंदर हमें ध्यान देने वाले या महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ज्यादा मिलेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं अपन शासकों के बारे में कि दरअसल जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके अंदर शासक थे या नहीं थे। अगर थे तो कौन थे और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे। देखिए, कई सवाल उत्पन्न होते हैं, हर सवाल का जवाब हमारे पास हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हम देखते हैं शासकों के बारे में। सबसे पहले कई पुरातत्वविदों ने यह कहा कि वहां पर शासक तो होते थे। देखिए, शासक तो होते थे ऐसा कहा, लेकिन कोई एक शासक नहीं हुआ करते थे, अलग अलग शासक हुआ करते। यानी कि अगर हड़प्पा है, हड़प्पा के अंदर अलग शासक होगा, मोहनजोदड़ो के अंदर अलग शासक होगा, कालीबंगा के अंदर अलग शासक होगा, राखीगढ़ी के अंदर अलग शासक होगा, लोथल के अंदर अलग होगा, सूतकागेंडोर में अलग होगा, कोटदीजी में अलग होगा, यहां पर रोपड़ में अलग होगा, बनावली में अलग होगा। तो सब जगह अलग अलग शासक थे। लेकिन इस बात को हम खारिज कर देते हैं। किससे? अगर अलग अलग शासक थे तो इनके अंदर इतनी समानता देखने को कैसे मिलती? चलिए, समानता भी ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो व्यापार होता था, जो संबंध था इन सारे शहरों के बीच में, उन संबंधों को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि ये जो है पूरा का पूरा शासक एक ही था, पूरा का पूरा शासन एक ही तरीके से चल रहा था। दूसरी बात आती है, कई लोग कहते हैं कि यहां पर कोई भी शासक नहीं था। कई लोग कहते हैं यहां पर कोई भी शासक नहीं था, सब जो है सामाजिक तरीके से एक समान थे। यानी कि सब जो है एक तरीके से रहते थे, मतलब कि सबके पास बराबर का अधिकार था। और कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता का एक शासक हुआ करता था, जिसको हम पुरोहित राजा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? पुरोहित राजा, जिसकी हमें एक मूर्ति भी मिली है, पुरोहित राजा। देखिए, हालांकि इस पुरोहित राजा के बारे में हमें मेसोपोटामिया से भी कई साक्ष्य मिले हैं। अगर यहां पर पुरोहित राजा थे और वो अनुष्ठान करते थे, लेकिन अनुष्ठान करने वाला ही वहां का शासक हो, यह कोई जरूरी तो नहीं। हो सकता है हो और हो सकता है ना भी हो। तो ये जो पुरोहित राजा है, ये हमें मेसोपोटामिया में भी मिलता है, जो कि आज भी हम जो पुरोहित जो शब्द है इसका यूज करते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो भी हमें यहां पर दिखाई देती है। यानी कि दोनों की दोनों सभ्यता जो है समकालीन थी, एक ही समय में थी, ज्यादा दोनों में अंतर नहीं है। और यहां पर पुरोहित राजा हुआ करते थे जो कि धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, लेकिन वो शासक थे ये हम 100% नहीं बोल सकते। तो ये कई व्याख्याएं, ये कई विचार जो है अलग अलग पुरातत्वविदों के अलग अलग विचार है। तो हमें सबका ध्यान रखते हुए सब चीजों को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो शासक थे कैसे थे, या हड़प्पा सभ्यता के अंदर शासक थे या नहीं थे, तो हम बोलेंगे कि पुरातत्वविदों के अंदर मतभेद है। कई पुरातत्वविद कहते हैं कि शासक जो है वहां पर थे ही नहीं, सारे जो है सामाजिक तरीके से एक समान थे, सबको समान अधिकार थे। और कुछ लोग जो है या कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि वहां पर शासक तो थे, लेकिन केवल एक नहीं था,
अलग अलग जगह पर अलग अलग शासक हुआ करते थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया से जो हमें पुरोहित राजा जो मिला है, वही उसी की मूर्ति जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिली है। पुरोहित राजा जो कि धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे, और धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाला ही शासक हुआ करता था, ऐसा पुरातत्वविद कहते हैं। लेकिन वही शासक होता था, ये हम 100% नहीं बोल सकते। तो हमारे पास पक्का कोई भी सबूत नहीं है कि शासक कैसे हुआ करते थे, और हुआ करते थे भी या नहीं हुआ करते थे, ऐसा कोई हमारे पास पूरा प्रूफ नहीं है। चलिए, ये हमारा हो गया है। हाँ, तो शासक जो है वो हमने पढ़ लिया। चलिए, शासक जो है वो पढ़ लिया। अब सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके अंदर भी इतिहासकारों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद है कि भाई सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे। तो चलिए, इसके अंदर एक नाम पढ़ते हैं अपन। देखो, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां। उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां ये क्या है, चलिए देखते हैं। कि जैसे कि अपन क्या करते हैं कि कोई भी शहर है वो धीरे धीरे जो है वो डाउन हो रहा है, ठीक है। पहले डेवलप था और अब जो है वहां पर डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि पहले मकान बनाए जाते थे बड़े बड़े, अब बड़ी इमारतें बनना बंद हो गया। जो बाट जो होते थे या जो मुद्राएं होती थी, मुहरे हुआ करती थी, या जो भी शिल्प कलाएं हुआ करती थी, वो एकदम से एकदम कम हो गई। धीरे धीरे कम होती गई, और कम होते होते वो जो जगह थी वो धीरे धीरे खत्म सी हो गई थी। और ये जो काल था जिस समय ये जो है डेवलपमेंट से नीचे आ रहे थे सारे शहर, उस समय को हम बोलते हैं उत्तर हड़प्पा। क्या कहते हैं? उत्तर हड़प्पा। ध्यान देना, वापस से बता देता हूं मैं एक बार कि अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप वापस से जो है वीडियो चला करके आप देख सकते हो। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि देखो, उत्तर हड़प्पा किसे कहते हैं? जैसे कि अगर कोई जैसे कि हड़प्पा है, हड़प्पा शहर है, उसके अंदर हमें पता है क्या क्या हुआ करता था, ठीक है। शिल्प जो है शिल्प उत्पादन हुआ करते थे, बाट थी, सड़कें थी, नालियां थी, बड़े बड़े मकान थे, ठीक है, विशाल स्नानागार थे। और अगर मैं कहूं कि ये धीरे धीरे खत्म होने लगे, बाट का प्रयोग करना बंद कर दे लोग, यहां पर जो नालियां हैं वो बननी बंद हो जाए, बड़े बड़े मकान बनने बंद हो जाए, शिल्प उत्पादन बंद हो जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? इस सभ्यता का धीरे धीरे अंत होगा, ठीक है। और इस काल को हम क्या बोलेंगे? उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां बोलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग इसके अंत को लेकर के कहते हैं कि देखिए, बाढ़ आना, ठीक है, या तो वहां पर बाढ़ आई होगी, या कोई जलवायु परिवर्तन, भूकंप आ गया होगा, या बारिश ज्यादा आने की वजह से, या कुछ भी हो, या हो सकता है जो नदियां हैं वो सूख गई हो, या उनका जो प्रवाह है वो चेंज हो गया हो। मतलब कि पहले जो नदी है वो मोहनजोदड़ो के पास से निकलती थी, अब दूर से निकलने लग गई, तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, मर गए, या जो भी कुछ हुआ होगा। मतलब कि नदियों का भी महत्व है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस बात को कि वो बाढ़ से खत्म हुई है, या कई लोग कहते हैं कि युद्ध, मतलब कि युद्ध हुआ होगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि उस समय के लोग जो है लोहे जैसी धातु को जानते ही नहीं थे। जब लोहे जैसी धातु को वो लोग नहीं जानते थे तो वो हथियार भी नहीं बना सकते थे आधुनिक, और आधुनिक हथियार के बिना युद्ध होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यानी कि युद्ध होकर के किससे होगा? पत्थरों से होगा। और अगर पत्थरों से, लाठियों से, अगर इनसे युद्ध होगा तो निश्चित है किसी एक सभ्यता का अंत नहीं हो सकता उससे, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो सभ्यता का अंत था वो, अगर हम बात करें कि जो पुरातत्वविद है वो कहते हैं कि सभ्यता का अंत जो है उन बाढ़ से या जलवायु परिवर्तन से नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक जगह, मान लो अगर असम साइड में बाढ़ आ जाए, और मान लो असम है, बिहार है,
ठीक है, मान लीजिए कि वहां के जो शहर है वो नष्ट हो जाए, ठीक है, तो वो एक जगह के हो जाएंगे, वहां पर बाढ़ आने की वजह से पूरा इंडिया तो खत्म नहीं हो सकता ना, अंत नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि पूरी सभ्यता का अंत इस तरीके से नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि बहुत समय अंतराल के बाद जो है इस सभ्यता के लोग जो है धीरे धीरे जो है इस सभ्यता का अंत हुआ और वैदिक सभ्यता जो है धीरे धीरे ऊपर आने लगी। और हो सकता है कि देखिए सभ्यता के अंत के बाद भी कुछ शहर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सारे शहर एक साथ खत्म हो गए थे, कुछ शहर रहे भी थे। चलिए, ये अपना हो गया सभ्यता का अंत। अगर हम बात करें सभ्यता की खोज, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए सभ्यता की खोज कैसे हुई। सभ्यता की खोज 1826 की बात करें, चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति जो है पाकिस्तान के दौरे पर गए, मतलब कि उस समय पाकिस्तान था तो पाकिस्तान के दौरे पर गए, ठीक है। अभी मैं मतलब कि 1826 की बात कर रहा हूं, मैं उस हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा काल है उस समय की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, पूरा का पूरा जो है हड़प्पा सभ्यता ही था। अभी मैं बता रहा हूं कि 1826 में पाकिस्तान वाले इलाके के अंदर जब चार्ल्स मेसन गए, अच्छा 1826 में भी पाकिस्तान नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। लेकिन 1826 में उस इलाके में चार्ल्स मेसन गए और वहां पर उनको लगा कि इस जगह पर कोई एक बहुत प्राचीन सभ्यता रही होगी, लेकिन उसको वो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बताया जरूर था कि ऐसा हो सकता है कि यहां पर एक बहुत प्राचीन सभ्यता हो। उसके बाद 1856 यानी कि 1856 के अंदर जेम्स और विलियम दो भाई थे, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ठेकेदार थे। लाहौर के अंदर जो है वहां पर पटरियां बिछाई जा रही थी और वहां पर उनको कुछ खंडहरों से या कुछ जगहों से ईंटें प्राप्त हुई। उनको लगा कि कोई प्राचीन इमारत रही होगी और उन्होंने वो ईंटें निकाल करके वहां पर यूज कर ली। इन दोनों को बर्टन बंधु भी कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया वीडियोस के अंदर, बर्टन बंधु, इनको बर्टन बंधु भी कहा जाता है। और इन्होंने उन ईंटों का यूज कर लिया। उनको क्या पता था कि ये जो ईंटें हैं ये हमारे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में 4 नंबर पर आने वाली सभ्यता का की ईंटें हैं। तो इनको पता नहीं था और इन्होंने यूज कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं कनिंघम की। कनिंघम 1853 से 1856 के बीच में इसने कोशिश नहीं की इस सभ्यता को जानने की, अगर कोशिश करता तो जरूर सफल होता है। क्योंकि देखो मैंने क्या पॉइंट क्या है, हमारे बुक के अंदर भी यही पॉइंट है, कनिंघम का भ्रम। कनिंघम का क्या भ्रम था? कनिंघम क्या करता था, जो लिखित साक्ष्य हैं उनके आधार पर जो है उन्हीं को सच मानता था। और उसके अनुसार भारत जो है, भारत के अंदर सबसे पहले जो सभ्यता थी वो गंगा नदी के पास जो शहर थे यानी कि महाजनपद, जो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, वहां से शुरुआत हुई। ये कौन मानता था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम थे कौन? तो हमारे पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि हमारे पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, जो कनिंघम थे वो सोचते थे कि वहीं से भारत जो है, भारत की सभ्यता की शुरुआत हुई है। उसको 1-2 बार ऐसा लगा भी कि वहां पर खोज करनी चाहिए, लेकिन उसको लगा कि नहीं, उससे पुराना नहीं हो सकता। कहीं से हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर जो थी
वो ला करके कनिंघम को दिखाई गई। कनिंघम ने उसको देखा और उसको समझने की कोशिश भी की उस पर लिखा हुआ क्या है, लेकिन फिर भी कनिंघम ने क्या किया, उसको बोला कि नहीं ये ज्यादा पुरानी नहीं है, उस मुहर को ज्यादा पुराना नहीं बताया उसने कि हाँ ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है, तो उसको नकार दिया। सीधी सी बात है, वो अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात हो गई कि उसको जब समझ में नहीं आया तो उसने कहा कि नहीं भाई इतनी पुरानी नहीं है, क्योंकि जब देखिए सीधी सी बात है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा कि चलो छोड़ो, ठीक है, बला टली कि भाई हमें, हाँ भाई ये पुरानी नहीं है, मैंने समझ लिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कनिंघम का क्या था, भ्रम था। उसके बाद अगर हम बात करें जॉन मार्शल, जो अगले पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बने, यानी कि पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल तो ये भी थे, लेकिन ये प्रथम थे और ये उसके बाद आए थे। अच्छा, जॉन मार्शल जो है उन्होंने इस चीज को समझा और 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के लिए घोषणा कर दी कि उत्खनन कीजिए, और उत्खनन करने के लिए 2 व्यक्तियों को चुना गया। और 2 व्यक्ति कौन कौन थे, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, ठीक है, पहले थे दयाराम साहनी। क्या थे, दयाराम साहनी। इन्होंने खोज की थी, उत्खनन किया था किसका, हड़प्पा का। किसका, हड़प्पा का। हड़प्पा का मतलब कि हड़प्पा के बारे में जानकारी। अच्छा, दूसरे जो थे हमारे वो थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो की, किसकी की थी, हाँ मोहनजोदड़ो की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। अच्छा, इन दोनों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की, चलिए ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से जो सिक्के निकाले थे वो हड़प्पा के सिक्कों से मेल खाते थे, यानी कि दोनों ही शहर जो है एक ही सभ्यता से थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो खोजों का वर्गीकरण कैसे हुआ, आखिर हमें पता कैसे चला कि ये सभ्यता पूरी एक ही है। तो हमने क्या किया, कुछ चीजों को जानने के लिए हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए पुरानी कोई वस्तु मिली है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वो वस्तु मिली कहां है, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि इस वस्तु का यूज कैसे होता था। जैसे कि मैं बोलूं कि हमें कोई एक मुर्दे की मतलब कि कंकाल मिला है कोई, और उसके पास एक तीखा सा मान लो फलक मिला है पत्थर का, ठीक है, उसके पास में, तो हम क्या क्या सोच सकते हैं कि अच्छा ये हथियार बना रहा था और मर गया, चलो पहली बात। दूसरी बात हम सोच सकते हैं अच्छा ये इससे किसी शिकारी को मार रहा था, मतलब कि किसी जानवर को मार रहा था, जानवर ने हाँ इसको ही टपका दिया, ठीक है। और तीसरा ये सोचेगा कि किसी ने इससे इसको मारा है और ये मर, तो मतलब कि देखो कोई मर्डर होता है उसके पास में मान लो एक चाकू पड़ा है, तो लोगों का ध्यान क्या जाएगा कि उस चाकू से उसको मारा गया। देखो उसके पास में पड़ा है तो उस चाकू से उसको मारा गया, ऐसा ही मानेंगे, ठीक है। कोई मर्डर हो गया और उसके पास में एक रिवॉल्वर पड़ी है, हालांकि उस रिवॉल्वर से उसको मारा ही नहीं गया, लेकिन देखने वाला यही सोचेगा ना कि उस रिवॉल्वर से ही उसको मारा गया। तो बस यही बात है कि हमें जो भी वस्तुएं मिली है वो कहां पर मिली है, इसके आधार पर हमने ये तय कर लिया कि उसका यूज क्या होता था। दूसरा, आधुनिक काल में यानी कि इस टाइम में, वर्तमान समय में, ठीक है, जो भी वैसी वस्तु का यूज होता है उसके आधार पर भी हमने मान लिया। जैसे कि तीखा पत्थर है तो तीखी चीज किस काम के लिए आ सकती है, शिकार करने के लिए आ सकती, ठीक है। या मान लो जैसे हमें मुहरे मिली, ठीक है, तो मुहरे क्या क्या अभी क्या क्या काम आती है, हो सकता है वैसे ही वहां उस समय काम आए, उस समय ही काम आती हो। तीसरी बात अगर हम माने तो जैसे कि मान लो बेलन है,
बेलन के आकार का कोई भी हमें कुछ भी चीज, हालांकि उसका यूज कैसे भी होता हो, हालांकि उसका यूज मान लो अपने हाँ पति को मारने में होता हो, लेकिन लेकिन क्या करेंगे, हम उसको बेलन ही मानेंगे। ठीक है, हम उसको बेलन ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि बेलन जो है वो हमारे, हम वैसी वस्तु को बेलन के रूप में ही जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो भी हमें खोज करने के बाद जो भी वस्तुएं मिली है, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनको हमें कैसे खोजा है कि भाई हल की आकृति जैसा था तो हमने उसको हल मान लिया, हालांकि वो हल था या नहीं वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने खोजे की और उसका वर्गीकरण किया। यहां पर आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ आपके ऐसे रहेंगे डाउट्स कि सर जो अपनी जगह है वो कहां कहां पर है, क्योंकि इस चैप्टर में से मैप भी आता है। ठीक है, तो मैं कुछ जगहों के नाम जो इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूं और वो कहां पर है वो भी लिख देता हूं, कौन सी जगह पर है। ठीक है, ताकि आप देखो इंपॉर्टेंट वही है, उन्हीं में से मैप में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चलिए, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इधर वाला ये मिटाने वाला हूं अभी। ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, ओके, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं पाकिस्तान की। अच्छा, बात तो नहीं करनी चाहिए इसकी, ठीक है, छोड़ो। पाकिस्तान की बात करता हूं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से शहर है। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको, इसको भारत की सभ्यता क्यों कहते हैं? जब हड़प्पा खुद पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बड़े बड़े दोनों शहर पाकिस्तान में है, तो इसको भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता क्यों कहते हैं? आपके दिमाग में आया कभी? क्योंकि जितने भी शहर खोजे गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा शहर जो है वो भारत में मिले हैं। कहां पर मिले हैं? भारत में मिले हैं। ठीक है, इसलिए इसको भारत की सभ्यता कहते हैं, पाकिस्तान की सभ्यता नहीं कहते हैं, उसके बस की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, आगे बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो है कौन कौन से शहर मिले हैं, तो सबसे पहले याद रखना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये तो देखो पाकिस्तान में ही है। क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। तीसरा है चनहुदड़ो। क्या है? चनहुदड़ो, जो मैंने बताया था 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था, ओनली 7 हेक्टेयर में फैला हुआ था। क्या? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। एक हम बात करते हैं कोट दिंजी। क्या है? कोट दिंजी, ये भी मैप के अंदर कई बार पूछा जाता है। कोट दिंजी, कोट दिंजी। उसके बाद हम बात करते हैं बालाकोट। क्या? बालाकोट। बालाकोट के बारे में मैंने आपको बताया था, बालाकोट समुद्र के किनारे है। बालाकोट और नागेश्वर मैंने बताया था। ठीक है, नागेश्वर पाकिस्तान में नहीं है, नागेश्वर कहां है? गुजरात के अंदर। मैं अभी लिखवाऊंगा। जो बालाकोट है वो समुद्र के किनारे है, वहां पर शंख मिले थे हमें और वहां पर मनके भी बनाए जाते थे, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो बालाकोट याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक आता है सूतका गैंडोर। सूतका गैंडोर। ठीक है, नाम भी बड़े अजीब होते थे, सूतका गैंडोर। अरे वाह। ठीक है, सूतका गैंडोर जो है ये, देखिए और भी शहर है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे शहर है, किन किन का नाम लिखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मैप के अंदर आपके यही पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर जो है हमें एक ही शहर को पढ़ना है, वो है शोतुरगई। क्या है? शोतुरगई। शोतुरगई, ये एक पढ़ना है बस। अब बात आती है हां अपने भारत की। अपने भारत में भी हम 3 जगह कौन कौन से, सॉरी 3 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 राज्य पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो मैंने पाकिस्तान बता दिया, ये
देश, दूसरा अफगानिस्तान देश बता दिया। अब मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं या यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर दिखाई नहीं देगा आपको, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं। चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए ये लीजिए, इसको मिटा दिया, अब लिख देता हूं मैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदिंजी, बालाकोट और सूत का गेंडोर। अफगानिस्तान में हमने याद किया शोतुर्गई। उसके बाद अपन बात करते हैं भारत के अंदर गुजरात, क्या है भारत के अंदर गुजरात। गुजरात में आपको कौन कौन सा याद रखना है, देखो गुजरात में कौन कौन से शहर। सबसे पहला लोथल, कौन सा, लोथल, हाँ लोथल। उसके बाद आपका आता है धोलावीरा, क्या है, धोलावीरा, धोलावीरा। अच्छा, धोलावीरा जो है, धोलावीरा ये सबसे नवीनतम शहर है, खोजा गया नवीनतम शहर है, मतलब कि सबसे जो अंत में लेटेस्ट जो शहर खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो धोलावीरा है। कौन सा है, धोलावीरा, ठीक है। एक तो आपको पता ही है, वो बताने की जरूरत थोड़ी है, नागेश्वर, नागेश्वर, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, बताया था मैंने। इसके अलावा यहां पर गुजरात के अंदर आपको ज्यादा कोई पढ़ना नहीं, ठीक है, मेनली यही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपके हरियाणा की। हरियाणा, हरियाणा के अंदर आपको 3 जगह याद रखनी। पहला बनावली, कौन सा, बनावली, बनावेली, कहीं बनावेली की भी बनावेली, जो भी बनावेली आप खालना, ठीक है। बनावली, क्या, बनावली। दूसरा है अपना राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, वो भी हरियाणा के अंदर है। तीसरा अपने आता है रोपड़, क्या आता है, रोपड़, क्या, रोपड़, ठीक है। तो हाँ, पढ़ती पढ़ती रोपड़, ठीक है। चलो अगला है आपके, अगला हम देख लेते हैं अपने राजस्थान को। अच्छा, राजस्थान में मुख्यतः हम एक ही जगह को पढ़ेंगे, वो है कालीबंगा, क्या, कालीबंगा, कालीबंगा या कालीबंगन भी बोल सकते हैं, जो भी है। ऐसे तो बहुत सी जगह है, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, खेतड़ी से तांबे का जो व्यापार होता था, और तो खेतड़ी भी हम, लेकिन वो हम गणेश्वर जोधपुर सभ्यता के अंदर पढ़ लेते हैं। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में पढ़ोगे, या हम जो वीडियो लेकर के आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, पीलीबंगा, ये सारे के सारे जो है आपको कवर करवाए जाएंगे, ठीक है, नो टेंशन। तो ये जगह आपको याद रखनी है मुख्यतः, ठीक है, ध्यान रखना। इन जगह में से ही पूछा जाता है मुख्यतः, ठीक है, इनके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा 10th क्लास की जो क्लासेज है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो 10th के जो स्टूडेंट है वो भी, उनके लिए भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले ये तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में से तो आता ही है सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अलग से क्लासेस लगवाई जाएगी जल्द ही, ठीक है। डेट अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में अगर आपको समझ में आया है, उम्मीद करता हूं आया है, अगर आया है तो सीधी सी बात है, आप इतना तो आपका हक बनता है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में मेरे को नहीं लगता है कि आपका कोई भी शारीरिक बल कम हो जाएगा, ठीक है, और ना ही आपका कोई भी
पैसा लगेगा। तो आप प्लीज करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर दीजिए। हाँ अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कर दीजिए, और अपने जो बाकी आसपास के स्टूडेंट हैं उनके अंदर शेयर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।